आज हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, भौतिक शास्त्र, जिसमें प्रश्न के रूप में है प्रिज्म। प्रिज्म जो है एक कांच का बना हुआ होता है स्ट्रक्चर, और वो इस तरह से हम लोग एक प्लेन से ट्रायंगल होता है, लेकिन वो चारों तरफ से ट्रायंगल दिखता है, तो कांच का प्रिज्म होता है। उसमें हम लोगों को क्वेश्चन है कि कांच प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन का आरेख खींचें। प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, उसका कैसे प्रकाश का रेखा जाता है, किरण जाता है, उसका आरेख खींचना है। और प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए, प्रिज्म जो है उसका अपवर्तनांक कितना होता है, उसको ज्ञात करने के लिए सूत्र कैसे निकालेंगे, इसी की चर्चा हम लोग आज करेंगे। तो प्रिज्म जो है ये कांच का होता है। जनरली कांच का मतलब वो पारदर्शी होना चाहिए। और प्रकाश का अपवर्तन ये क्या है? अपवर्तन और परावर्तन ये दो वर्ड होता है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। एक होता है कि इधर से लाइट आया और इधर ही लौट गया, ये हो गया परावर्तन। और इधर से लाइट हो आ करके आगे की ओर बढ़ गया, चाहे वो इधर डेविएशन हो जाए, इधर हो जाए, किसी भी तरफ मुड़ जाए, लेकिन वो जिधर से आया है उधर नहीं जाए, वो जाए तो आगे ही। तो ऐसे घटना को कहते हैं अपवर्तन। अपवर्तन का मतलब क्या हुआ? वो आगे बढ़ा। लाइट जो किरण है वो अगर इधर से जा रही है, तो अगर यहाँ पर कुछ उसको मिल गया तो इधर नहीं लौटेगा। मान लो ये तिरछी करते हैं ऐसे, तो उसी पर लौट जाएगा। एक ये घटना है, इधर से गया और इधर लौट गया, ये क्या है? ये परावर्तन हुआ। ये मिरर में होता है। और यही चीज़ अगर ये इधर पार कर जाता या इधर चल जाता, तब ये अपवर्तन हो जाता। तो ये चीज़ हम लोगों को पढ़ना है अपवर्तन के बारे में। इसको नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है। तो ये प्रिज्म है। प्रिज्म में अपवर्तन कैसे हो रहा है इसको हम लोग देखेंगे। तो इसके लिए हम लोगों को कुछ पहले एज्यूम करना पड़ेगा, कुछ मानना पड़ेगा। मान लिए कि ABC एक प्रिज्म है। ABC जिसको हम ट्रायंगल के रूप में कहा देख सकते हैं, वो उसको यहाँ हम लोग प्रिज्म माने हैं। इसमें क्या क्या है देखेंगे। PQ, P से Q ये है आपतित किरण। इधर से किरण हम ले गए, एक किरण के पार्टिकल के रूप में इसका उपयोग करते हैं। PQ आपतित किरण है। MQ जो है ये इस पर अभिलंब है। अभिलंब का मतलब क्या होता है? ये इसमें 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, इधर 90 डिग्री होती है, इधर भी 90 डिग्री होगा। तो ये लंब इसमें खींचे उसी बिंदु पर। MQ लंब हो गया, अभिलंब हो गया। RS निर्गत किरण है। ये यहाँ से जैसे गया तो सीधा नहीं गया। इस प्रिज्म में इसका जो मटेरियल है वो डेंस है और थोड़ा सा झुका, और झुकने के बाद फिर झुका, तो ये जो फाइनल रे गया ये हुआ निर्गत किरण। फाइनली जो है वो गया RS जो है क्या हो गया? निर्गत किरण। RS जो है निर्गत किरण है। और NR इसी पर जहाँ पर से निर्गत हुआ, NR जो है ये अभिलंब है। NR AC सतह पर अभिलंब है, MQ AB सतह पर अभिलंब है। दो अभिलंब हो गया। और ये दोनों अभिलंब को अगर आगे बढ़ा देते हैं तो O बिंदु पर मिलता है। अब देखते हैं कि कौन PQM ये जो है आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाता है उसको कहा जाता है आपतित कोण या आपतन कोण। ठीक है। उसी तरह से SRN जो है, SRN परावर्तित किरण या अपवर्तित किरण या निर्गत किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको कहते हैं निर्गत कोण। ठीक है। तो इसको I1 मान लिए, उसको I2 मान लिए। अब कोण जो है RQO, ये जो यहाँ से यहाँ है, ये जो बीच में ट्रायंगल बना है, ये ट्रायंगल R1 ये क्या है? AB सतह पर अपवर्तन कोण है। यहीं पर ये अपवर्तन कोण हो गया। दो तरह से है, ये आपतित कोण है और ये अपवर्तन कोण है। कितना झुका ये देख रहे हैं। इसमें अभिलंब जो है ये ना हो गया, देखो
इधर से एम क्यू अभिलंब था, अभिलंब के साथ ये बनाया, इधर जो है ये किरण ऐसे गया क्यू आर, तो इस पे अभिलंब ये, तो अभिलंब के साथ ये कोण जितना बना रहा है वो R1 कोण है। तो इस तरह से हम लोग देखें I1 जो है आपतित कोण है और R1 जो है अपवर्तन कोण है इधर के लिए, और उसी तरह से उधर वाला के लिए I2 हो गया निर्गत कोण, और R2 जो है जो QRO है वो QRO R2 अपवर्तन कोण उधर के लिए, उस सतह के लिए। अपवर्तन कोण यहाँ पर R1 और R2 दो गो हुआ। और कोण जो है KTS, KTS कहाँ है, ये K और TS ये जो लंबी है, ये अगर रेखा ऐसे जाती सीधा तो ये शुरुआती वाला रेखा है और ये रेखा फाइनल है, तो टोटल डेविएशन कितना हुआ यही ना दिखाया जाएगा। थोड़ा यहाँ हुआ, थोड़ा यहाँ हुआ, तो दो बार झुका, लेकिन टोटल कितना झुका, तो ये झुका। इसी को लैम्डा कहते हैं, इसी को विचलन कहते हैं, डेविएशन कहते हैं। तो एंगल जो है KTS वो जो फाइनल है, लैम्डा इसको विचलन कोण कहते हैं। ये हम लोग पहले स्ट्रक्चर को मान लिए, रेखा को देख लिए। तो पहला क्वेश्चन यही था कि प्रकाश का अपवर्तन का किरण आरेख खींचें, तो एक क्वेश्चन का आंसर इसका हो गया, इसका आरेख खींच लिए। अब है कि इसमें अपवर्तनांक कितना है, इसको निकालने के लिए सूत्र कैसे स्थापना हम करेंगे, कैसे फार्मूला हम डराइव करेंगे। तो हम देखते हैं आगे क्या क्या इसमें स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो एक स्ट्रक्चर दिखता है कि ट्रायंगल जो है TQR, ये एक ट्रायंगल है, ये एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज में क्या दिखता है कि देखो एक ये त्रिभुज है और एक ये लंबी बाहरी भुजा है, आधार मान लो इसको, तो इस पर जो बाहर का कोण है, तो एक सिद्धांत है थ्योरम में कि एक त्रिभुज पर बाहर का जो कोण होता है अंततः दो कोणों के बराबर होता है, योगफल के, ठीक है। तो उसको जो है हम लोग यहाँ लागू करेंगे कि KTS जो है, KTS लैम्डा कोण जो है इक्वल टू एंगल TQR, ये कोण हो गया। उसी तरह से TRQ ये कोण हो जाएगा। ये दोनों कोण के जोड़ को हम ये कोण कह सकते हैं। तो वही कहा गया कि TQR और TRQ को मिला करके हम KTS एंगल बता सकते हैं। और जब TQR हम देख रहे हैं, अब इस पे आते हैं, तो TQR इसको हम क्या कह सकते हैं, इसमें हम देखते हैं फिर दूसरा स्ट्रक्चर कि एक देखो यहाँ पर एक लाइन ये गया है, एक लाइन ये गया है, तो ये इस पर जो कोण बना वो शीर्षाभिमुख कोण है। ये कोण, एक ये कोण है ना। तो ये दोनों कोण जो है वो क्या होगा, बराबर होगा। तो I1 जो होगा वो R1 प्लस इतना नहीं होगा, तो इतना बराबर क्या होगा, इसका मतलब है कि I1 में इसको माइनस कर देंगे, तो ये दोनों मिला करके इतना होता है। तो इतना का मतलब है कि I1 माइनस R1। तो ये हम लोग देखते हैं TQR बराबर, ये TQR जो है इसको हम लोग लेते हैं I1 माइनस R1। इस I1 में जो टोटल जोड़ है उसमें R1 माइनस कर दिए। उसी तरह से ये I2 जो है ये शीर्षाभिमुख कोण इसके बराबर होगा ना। तो I2 जो है, I2 में ये R2 को सिर्फ छोटा सा निकाल देंगे तो इतना बच जाएगा। तो ये जो TRQ है वो I2 माइनस R2 होगा। इसमें शीर्षाभिमुख कोण का हम लोग थ्योरम उपयोग किए हैं, शीर्षाभिमुख कोण एक समान होता है। अब ये KTS को हम लोग क्या माने हैं, लैम्डा, KTS को लैम्डा माने थे, तो लैम्डा इक्वल टू I1। अब इसमें देखो I1 है, I1 ले लिए, I के साथ I रख दो, तो ये I2 जो है यहाँ इसके साथ प्लस माइनस क्या होगा, प्लस 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 से होगा, I1 प्लस प्लस I2। उसी तरह से ये माइनस R1 है और माइनस R2 है, दोनों से माइनस कॉमन ले लिए, तो फिर ये प्लस जो है R1 प्लस R2, ये दोनों को हम लोग अलग कॉमन करके लिख लिए। इसको समीकरण 1 मान लिए। तो लैम्डा इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2 ये हुआ। अब अगले स्ट्रक्चर को देखते हैं कि चतुर्भुज है AQOR, ये कहाँ से है, AQOR, ये जो टोटल हमको चतुर्भुज दिख रहा है, इसमें क्या दिख रहा है, चतुर्भुज में टोटल कितना होता है योग कोणों का 360 डिग्री। तो 360 में इसमें हम लोगों को कुछ पता है क्या, एको कोण,
हम देखते हैं पता है कैसे कि जैसे ही इस पर लंब मारे ए बी पर एक ये लंब दिए, एक रेखा पर एक लंब देते हैं तो कितना डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री का। जैसे ही हम लंब डालते हैं 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये दिए। उसी तरह से यहाँ पर जब हम लंब डाले हैं ये एन एम ओ, तो ये 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री है ना। तो अब ये जो कोण है यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना होगा? 90 डिग्री। तो ए क्यू ओ 90 डिग्री हो गया। उसी तरह से इधर से ए आर ओ ये भी 90 डिग्री होगा। तो 90 90 180 तो हो गया ना ऐसे, और ई दोनों का मिलाकर के 180 होगा, निश्चित है क्योंकि 360 पुराना है। तो इसी को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो ए क्यू ओ आर जो ट्रायंगल चतुर्भुज है, इसमें सभी कोणों का नाम लिख लिए। ए क्यू ओ एंगल, ठीक है। फिर ए आर ओ ये एंगल वो एंगल हो गया। फिर एंगल क्यू ओ आर ये एंगल हो गया। उसके बाद एंगल ए ऊपर वाला, चारों एंगल को जोड़ने के बाद 360 डिग्री हुआ। अब ये वाला 90 डिग्री, वो वाला भी 90 डिग्री, 90 90 लिख दिए। अब प्लस क्यू ओ आर है और प्लस ए, उसको रहने दिए। अब ये 90 90 को जोड़ करके 180, इसको इधर 360 में माइनस कर दिए, तो इधर 180 हो गया। इधर क्या बचा? क्यू ओ आर प्लस ए। तो एंगल क्यू ओ आर प्लस ए इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारे पास दूसरा समीकरण हुआ। इसमें अभिलंब एम क्यू है और एन आर है, इसी कारण ऐसा हुआ है। अब अगला फिर देखते हैं कि एक ट्रायंगल और है क्यू ओ आर कहाँ है ये? क्यू ओ आर। अभी इस ट्रायंगल में देखते हैं, पहले इसमें देखे थे, अब इस ट्रायंगल में देख रहे हैं। तो क्यू ओ आर में क्या क्या दिख रहा है कि एक ट्रायंगल ये है, तो इसमें भी टोटल कितना मान होगा? 180 डिग्री। तो R1 इसका मान है, R2 इसका मान है, अब प्लस इसका मान बराबर 180 होगा। तो वही हम लोग लिखते हैं कि R1 एंगल है, कौन R2 है, प्लस कौन क्यू ओ आर इक्वल टू 180। तो अब ये समीकरण देखो, 2 नंबर और 3 नंबर देखो, दोनों में 180 डिग्री बराबर है। तो राइट साइड अगर बराबर है तो हम लोग लेफ़्ट साइड भी बराबर कर सकते हैं। तो समीकरण 2 और 3 से इसको लिख देंगे, एंगल क्यू ओ आर प्लस कौन ए इक्वल टू कौन R1 लिखे, कौन R2 और कौन क्यू ओ आर लिख दिए। क्यू ओ आर दोनों तरफ ख़त्म हो गया। तो कौन ए इक्वल टू कौन R1 प्लस कौन R2। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर देखेंगे कि ए इक्वल टू जो है R1 और R2 बराबर हो गया। जितना ए होगा उतना ही ये दोनों का योगफल होगा। ये समीकरण 4 मान लेते हैं। अब हम लोग देखें कि लेमडा इक्वल टू, यहाँ पर क्या था समीकरण 1 में? लेमडा इक्वल टू देखे थे कि I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2 था। हमारे पास जो है यहाँ पर I1 प्लस I2 मिल गया। कितना है? कौन ए यानी ए है। तो इसका प्रयोग हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो इस पर लेमडा बराबर रखेंगे I1 प्लस I2 और माइनस जो है R1 प्लस R2 का मान जो है, ये जो 4 में समीकरण में दिया है कौन ए बराबर, तो इस 4 को इस 1 में रख देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 को समीकरण 4 में रखने पर क्या हो गया? कौन यहाँ पर लेमडा इक्वल टू I1 प्लस I2 अब माइनस इसके बदले ए हो जाएगा ये, तो माइनस ए हो गया। तो इससे हमको साबित क्या हो रहा है? ए को हम इधर भी कर लेंगे प्लस में। तो लेमडा प्लस ए माइनस जो है इस पर आएगा। तो लेमडा प्लस ए इक्वल टू I1 प्लस I2। ये क्या बताता है कि ये क्या था? लेमडा ये था विचलन कोण। तो विचलन कोण प्लस प्रिज्म कोण, ए जो है उसको प्रिज्म कोण कहते हैं। तो विचलन कोण प्लस प्रिज्म कोण जो होता है वो बराबर होता है आपतन कोण और निर्गत कोण के। ये चीज़ सिद्ध हुआ। अब ये तो फॉर्मूला हो गया, निकल गया। लेकिन एक और स्थिति है, इसमें पूछा जाता है कि मिनिमम वैल्यू क्या होगा, अल्पतम विचलन क्या होगा।
मिनिमम डेविएशन जो है वो उस स्थिति में क्या होगा इसका वैल्यू, तो अल्पतम जब विचलन होगा, कम से कम विचलन अगर हो, तब वहाँ पर ये जो है ना I1 I2 बराबर होता है। I1 I2 उसमें बराबर होगा तो उसको I मान लिए, R1 R2 भी बराबर होगा तो उसको R मान लेंगे, और डेविएशन चूँकि मिनिमम है तो इसको M मानेंगे, लैम्डा M। अब जैसे हम लोग इसको मान लिए कि अल्पतम विचलन में ये स्थिति होगा, I का वैल्यू बराबर होगा, R1 R2 का वैल्यू बराबर होगा, तो डेल्टा मीडियम जो है मिनिमम जो है वो डेल्टा M समीकरण 5 से लेते हैं। ये जो मेरा मेन फार्मूला है, तो डेल्टा के बदले डेल्टा M लिखे और प्लस A है, और ये जो I1 प्लस I2 है जो कि दोनों बराबर है तो I1 प्लस I1 कर देंगे इक्वल टू 2I हो गया, और डेल्टा M प्लस A इक्वल टू 2I, तो I इक्वल टू कितना होगा, तो 2 इधर कर देंगे, तो डेल्टा M प्लस A बटे 2 यही यहाँ पर लिखे हैं, डेल्टा M प्लस A बाय 2 हो गया, ये I इक्वल टू निकला। फिर जो है उसी तरह से हम लोग देख रहे हैं समीकरण 4 में। समीकरण 4 में क्या था कि A इक्वल टू R1 प्लस R2, तो A इक्वल टू R1 प्लस R2 है, R1 R2 दोनों सेम है तो इसको R1 प्लस R और प्लस R कर सकते हैं, मतलब 2R हो गया, तो A इक्वल टू 2R, तो R इक्वल टू A बाई 2, ये 2 इधर से इधर डिवाइड हो गया, तो हमारे पास I और R का वैल्यू निकला। जब I और R का वैल्यू निकला तो एक स्नेल का नियम यहाँ अपवर्तन पर लागू होता है। अपवर्तन के सिद्धांत में स्नेल का नियम लागू होता है जो क्या कहता है, N1 साइन I इक्वल टू N2 साइन R। जो पदार्थ इसमें जो वातावरण का जो है मीडियम का जो अपवर्तनांक होता है उसका जो रेशियो होता है उसके आपतन कोण और निर्गत कोण के रेशियो के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है। उसी फार्मूला से ये निकल, उसको म्यू कहते हैं। जैसे कि ये देखे हैं N1 साइन I इक्वल टू N2 साइन R, N1 बटे N2, N2 को इधर लाएंगे तो साइन R बटे साइन I होगा, इसी को म्यू कहते हैं। तो म्यू बराबर साइन I बटे साइन R। इसमें साइन I का मान यहाँ रख देंगे, डेल्टा M प्लस A बाई 2, और R का भी मान रख देंगे, तो यहाँ म्यू बराबर जो है, म्यू क्या है यहाँ पर मीडियम, इसका अपवर्तनांक निकालने के लिए है मिनिमम में, तो इसी को हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं, साइन I प्लस साइन I बटे साइन R। तो म्यू इक्वल टू हो गया साइन A प्लस डेल्टा M बाई 2 बाय साइन A बाई 2। तो ये इसका अपवर्तनांक का, प्रिज्म का अपवर्तनांक जो होता है उसको निकालने का ये फार्मूला हुआ।